नमस्कार। आज मैं आप सबसे जनतंत्र के विषय में बात करूंगी। जनतंत्र या लोकतंत्र और वर्तमान भारत में उसके मायने। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा गया है और है भी, क्योंकि विश्व के देशों में आबादी के नंबर पर नंबर 2, क्षेत्रफल के नंबर पर नंबर 1 भारत, जनसंख्या के अनुपात में जिस तरह से जनतंत्र को लेकर आगे चल रहा है, विश्व के लिए अनुकरणीय है। लेकिन जनतंत्र क्या है और वर्तमान भारत में किस रूप में स्वीकार्य है, यह जानना जरूरी है। क्योंकि जनतंत्र की जब हम बात करते हैं तो बात आती है कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता की भागीदारी हो। वर्तमान समय में कहा गया है कि सबसे अच्छी परिभाषा इब्राहिम लिंकन ने दी है और उन्होंने कहा कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो तो हम कहेंगे लोकतंत्र है। और इसी तरह से अगर लेटेस्ट परिभाषा की बात की जाए तो हम कह सकते हैं प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग की परिभाषा, जिन्होंने कहा कि आधुनिक युग में लोकतंत्र में हमारा अभिप्राय सरकार के एक ऐसे ढंग से है जिसमें वयस्क नागरिक बहुसंख्यक भाग में सरकार को चलाने में अपनी भूमिका या भागीदारी निभाते हैं। अब अगर बात देखी जाए इन दोनों संदर्भों में तो बहुत साफ है कि विश्व की 19वीं सदी जनतंत्र की सदी कही गई और वो सदी समाजवादी लोकतंत्र की सदी थी, उदारवादी लोकतंत्र की सदी थी, जिसमें केवल और केवल राजनैतिक लोकतंत्र को महत्ता दी गई थी। लेकिन 20वीं सदी और 21वीं सदी लोकतंत्र में न केवल राजनैतिक बल्कि समाजवादी और आर्थिक लोकतंत्र को भी महत्व दिया गया। इसीलिए इसे उदारवादी लोकतंत्र की सदी या पाश्चात्य देशों की लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। वैसे लोकतंत्र की बात इतनी नवीन नहीं। प्लेटो ने भी लोकतंत्र की बात की थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि अज्ञानियों और मूर्खों के शासन को लोकतंत्र कहेंगे, जहां पर केवल सिर गिना जाता है, यानी व्यक्ति की गणना कर ली जाती है, उसके विवेक, दिमाग और बुद्धि का कोई मतलब नहीं। इसी तरह अरस्तु, जिसे राजनीतिक जीवन में राजनीति का जनक कहा गया है, उसने भी कहा कि जब शासन का सर्वोत्तम स्वरूप लोकतंत्र विकृत हो जाता है तो वर्तमान लोकतंत्र आता है, जिसमें जनसंख्या को बल दिया जाता है। यानी इस स्वरूप को सरकार के विकृत स्वरूप के रूप में उसने स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र अलग अलग चश्मे से अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से परिभाषित हुआ है। फिर भी
हम 20वीं और 21वीं सदी के लोकतंत्र की बात करेंगे, जब दुनिया में कोई भी ऐसा देश अपने को राजतंत्र, सामंतवादी, तानाशाही कहने से बचता है और जनतंत्र या जनतांत्रिक देश कहने में गर्व का अनुभव करता है, ऐसे में अगर भारत को विश्व का सर्वाधिक जनतांत्रिक देश स्वीकार किया जाता है तो अपने आप में गर्व का विषय है। लेकिन आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमें परीक्षण करना पड़ेगा कि क्या भारत में जो वर्तमान में जनतंत्र है, हम उसे जनतंत्र की पूर्ण संज्ञा दे सकते हैं? क्या हम गर्व करने की स्थिति में हैं कि हमारे देश में जनतंत्र है? अगर ये हमें कहना है तो पहले हमें इन 3 स्वरूपों को समझना पड़ेगा। राजनीतिक जनतंत्र यानी जनता का, जनता के लिए जनता का शासन, जिसमें 2 तरह से राजनीति प्रभावित होती है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और परोक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आज संभव नहीं है क्योंकि उसमें जनता सीधी भागीदारी शासन में करती है। कम जनसंख्या, जो अरस्तु की जनसंख्या थी 5054, वो चलती है। लेकिन आज जहां हम 150 करोड़ के मालिक हैं, यहाँ पर प्रत्यक्ष जनतंत्र की बात नहीं कर सकते। और न केवल भारत, विश्व के प्रत्येक देश ने परोक्ष जनतंत्र को स्वीकार किया है, यानी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जिस पर जनता अपना अंतिम नियंत्रण स्थापित रखती है, उसको हम, उसके द्वारा जो शासन संचालित होता है, उन चुने हुए लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, हम उस व्यवस्था को राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी, सामाजिक लोकतंत्र, यानी समाज में समानता का पाठ हो, ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, समाज में जो कुछ भी राज्य का हो सबको समान वितरित हो। कभी लॉक ने भी कहा था कि जनता में असंतोष हुआ, कानून तो था लेकिन उस समय कानून लागू नहीं हो पा रहा था, जनता को मुश्किलें हो रही थी, इसलिए जनता ने सरकार बनाया। तीसरा, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए वे सारे संसाधन जुटाने के अवसर प्राप्त हो जिसकी उसे जरूरत है, वैध तरीके से। यानी देश के संसाधन पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है, बशर्ते कि वैध तरीके से अपने लिए वो कितने संसाधन जुटा सकता है। दूसरा, राज्य का धर्म होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकता पूरी हो और वो समाज में समान रूप से उन्नति कर सके। इतना ही नहीं, कुछ और भी चीजें हैं जिससे हम जनतंत्र को पहचानेंगे और जनतंत्र की वास्तविक स्थिति को समझेंगे और उस संदर्भों में हम देखेंगे कि क्या भारत में वास्तविक जनतंत्र है। और जब उस की बात हम करते हैं तब हम ये कह सकते हैं
कि जनतंत्र के लिए कुछ खास परिस्थितियां चाहिए, जिनके बिना जनतंत्र संभव नहीं है। जैसे हमने कहा, समाज में समानता। प्रत्येक देश के संविधानों ने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए। वे अधिकार वास्तव में वे मूल सिद्धांत हैं जो जनतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जनता ने सरकार को स्वीकार किया है अपनी शर्तों पर, अपने हितों की पूर्ति के लिए। यानी जहां जनता का व्यक्तित्व विकसित हो सके, श्रेष्ठ नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास करके अपने हितों की पूर्ति कर सके, इसलिए सरकार का जन्म होता है। और इसलिए सरकारों का दायित्व है कि जनता के हितों की पूर्ति के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें स्वीकार करें, जो प्रत्येक देश के संविधान में अधिकारों के रूप में परिभाषित है। जैसे समानता का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति समान है। दूसरा, वो समानता अवसरों की भी समानता होगी। वो समानता उसे प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ सरकार की दृष्टि में समान स्वीकार करेगी। यानी जाति, धर्म और लिंग का भेदभाव ना हो, किसी तरह का अंतर ना हो। इसके अलावा उसकी स्वतंत्रता बरकरार रहे, और स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि लोगों को अपने हितों की रक्षा के लिए समान रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त हो सके। कानून का शासन हो तभी समान कानून का संरक्षण प्राप्त हो सकता है। जनता को वोट देने का अधिकार हो, वोट देने का। अगर जनता की सरकार है तो प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के एक मत देने का अधिकार हो। पूर्व में यह अधिकार, जो अधिक टैक्स चुकाता था उसे अधिक वोट देने का अधिकार होता था, या जो संभ्रांत था उसे अधिक वोट देने का अधिकार था। लेकिन यह शर्त समाप्त हुई और ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार में एक ही वोट है, एक वोट देकर जिसे भी चाहे अपने लिए चुन सकता है। इतना ही नहीं, कमजोर और पिछड़े वर्ग का भी प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। सरकार बहुमत की हो, अल्पमत की नहीं, क्योंकि वर्तमान सरकारें राजनीतिक दलों के माध्यम से संचालित होती हैं। लास्की ने राजनीतिक दलों को जनतंत्र का पहिया बताया था। बिना राजनीतिक दल के जनतंत्र चल ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति किसे सरकार का हिस्सा बनाएगा। और अगर अलग अलग व्यक्ति चुनकर आए तो मुंडे मुंडे मति भिन्ना, प्रत्येक व्यक्ति अलग विचार। यदि ऐसा होता है तो सामूहिक निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुमत से निर्णय और बहुमत की सरकार, और यह संभव राजनीतिक दलों के माध्यम से ही संभव है। आर्थिक समानता, राजनैतिक समानता और सामाजिक समानता, अगर ये सारी चीजें हैं और इन सब के बीच एक विशेष बात, शिक्षा का अधिकार, यानी व्यक्ति किसी भी स्थिति में जन्म ले, लेकिन अगर उसमें योग्यता है तो उसे वैसे ही बड़े विद्यालय में
पढ़ने का अवसर मिले जहाँ एक अमीर व्यक्ति पढ़ता है, और उतना ही पढ़ने का अधिकार मिले जैसे कोई भी अमीर व्यक्ति पढ़ता है, क्योंकि ईश्वर ने उसे समान क्षमता दी है। तो उसे विकसित करने का ध्येय और लक्ष्य राज्य का होना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रत्येक व्यक्ति का विकास संभव नहीं, तब तक राज्य समुन्नत नहीं हो सकता। शिक्षा वो आधार है जिसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के अंतर छिपे हुए निहित गुणों को उभार सकते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति को योग्य नागरिक बनाते हैं। इसलिए शिक्षा पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। इसीलिए देशों की व्यवस्थाओं ने, सरकारों ने शिक्षा को अपने हाथ में लिया और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क रखी गई। बाद में आवश्यकता महसूस हुई और जो उच्च शिक्षा है उसमें भी योग्यता और आवश्यकता के आधार पर अगर व्यक्ति शिक्षा पाने के योग्य नहीं है तो उसे वो अवसर मिल सके, इसकी भी व्यवस्था सरकारों ने की। अब अगर ये सारी परिस्थितियां हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति निर्भीक, निडर, स्वतंत्र होकर अपने जीवन का अपने देश में यापन कर रहा है, क्योंकि वहाँ उसने अपने लिए अपनी सरकार बनाई है। इन सारी चीजों को अगर आज की परिस्थिति में हम भारत में देखें तो हम कहाँ खड़े हैं। बहुत आजादी के बाद भारत ने जनतंत्र को मूल शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया, लेकिन धीरे धीरे हम कह तो रहे हैं कि हम जनतंत्र के सारे पायदानों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने सारे उसके शर्तें स्वीकार कर रखी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम उनमें से किसे छू पाए हैं और कौन सी शर्त हमसे कितनी दूर निकल गई है। हमने अपने देश का संविधान बनाया, संविधान में वो सारी बातें कहीं जो किसी भी देश के एक मजबूत जनतंत्र का आधार बनता है और जिस पर चलकर कोई भी देश कह सकता है कि वो सर्वाधिक जनतांत्रिक देश है। और वह संविधान भारत का है जिसमें अगर जनता के अधिकार हैं तो सरकार के भी कर्तव्य हैं। जनता के लिए भी कर्तव्य बनाए गए, सरकार के लिए अधिकार बनाए गए नीति निदेशक तत्वों के रूप में कि वो जनता के हितों की पूर्ति के लिए किसी भी तरह का कानून बना सकता है। जनता में प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक सरकार की नीतियां पहुंचे, सरकार के हित का प्रयास पहुंचे, इसके लिए भी सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। और इतना ही नहीं, सरकार मनमानी नहीं कर सकती। जनता को अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अधिकार दिए गए। सरकार निश्चित सीमाओं में कानून बना सकती है, तो 145 के अंतर वो भी निर्धारित कर दिया गया। इस सब के बाद देश हमारा संघवादी देश है, विभिन्न प्रांतों का एक विशालकाय देश है। जरूरी है कि प्रत्येक जनता के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी हो, इसलिए सरकार में विकेंद्रीकरण हो। उस विकेंद्रीकरण को केंद्र सरकार यानी लोकसभा, राज्यसभा के माध्यम से संचालित किया, तो प्रदेश में अधिकारों को
प्रांतीय सूची के अंतर्गत बांटा और उन्हें विधान सभाएं उन प्रांतों की सुनिश्चित करती हैं और अंतिम जनता का भी सत्ता में सहयोग हो। नगर पंचायतों और ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया गया। स्त्री और पुरुष सबकी भागीदारी हो, गरीब और अमीर की भागीदारी हो सरकार सत्ता और शासन में, संसाधनों के भोग में, कानून बनाने में, उस पिछले अंतिम तबके के व्यक्ति का भी सहयोग हो। इसके लिए कुछ समय तक आरक्षण की भी व्यवस्था की गई कि जब तक उन्हें उन्नत न कर दिया जाए तब तक आरक्षण नहीं रहे। इन सारी व्यवस्थाओं में अगर हम व्यवहारिक स्वरूप देखने चले तो कुछ चीजें आज इतनी भयावह हो चुकी है कि डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे हाथ में मुट्ठी में बालू है, जो पानी में हमने हाथ डाल रखा है, फिसल रहा है, जनतंत्र ऐसे ही हमसे फिसल तो नहीं जाएगा। बिल्कुल वर्तमान ताजी घटना बंगाल की। बंगाल जो आज़ादी के बाद ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल के रूप में पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। पश्चिमी बंगाल भारत का हिस्सा बना, जहां वर्तमान में चुनाव के बाद ममता दीदी मुख्यमंत्री के रूप में आई हैं। चुनाव के समय जिस तरह के हत्याकांड हुए, वहां समझ में आता है कि प्रतिद्वंदिता में कौन सत्ता पर काबिज हो जाए। संघर्ष होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो किसी तरह से उसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये सत्ता पाने का संघर्ष था। लेकिन सत्ता पाने के बाद जिस तरह का संघर्ष हुआ, जिसमें न मालूम कितना महिलाओं से बलात्कार हुआ, कितने लोगों का कत्ल हुआ, एक आंकड़ा इसमें हमें प्राप्त हुआ। दैनिक जागरण में बंगाल में लोकतंत्र का जनाजा के रूप में, जिसमें कहा गया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस तरह का विवाद डाला गया कि वहां पर कानून का राज्य खत्म हो चुका है, जनता त्रस्त है और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। या तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे या उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करे। उच्च न्यायालय के आदेश पर मानवाधिकार आयोग ने सर्वे किया और जो उसने रिपोर्ट सौंपी, 2 महीने के अंदर की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। उसने ये बताया कि कुल 1979 शिकायतें दर्ज हुई और जिनमें 15,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। फिर भी जो बंदी बनाए गए, जिन्हें अरेस्ट किया गया, उनकी संख्या बहुत सीमित हो गई। उनकी संख्या लगभग 9,304 पर आकर सिमट गई, 15,000 से, यानी आधे पर। उनमें भी सबको रिहा कर दिया गया, केवल 20% डिटेन रह गए, यानी बंदी बनाए रह गए। इन्होंने अपराध क्या किया? इन्होंने बलात्कार किया। इन्होंने विपक्षी दल के उन सारे लोगों को चुन चुन कर मारा कि आपने दूसरे दल को मत क्यों दिया या दूसरे दल के लिए प्रचार क्यों किया। सत्ता में आने के बाद बहुमत दल जो सरकार बनाती है, सरकार के लिए
उस कानून का अनुपालन करना होता है जहां समानता का अधिकार हो। कानून की निगाह में स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, छोटी जाति बड़ी जाति सब समान होंगे। जहां किसी को मत देने का अधिकार होगा, धर्म पालन का अधिकार होगा, जहां जय श्री राम कहने पर कत्लेआम हो रहा है, जहां अन्य दलों को मतदान करने पर कत्ल किया जा रहा हो, घर में घुसकर बेटियों को, बहू की इज्जत लूट ली जा रही है। क्या हम कह पाएंगे आज हम बंगाल में विधि के शासन को स्वीकार कर रहे हैं? एक जांच टीम ने, वहां जो जांच टीम गई थी, उसने लिखा कि विधि का शासन के बजाय वहां शासक की विधि चल रही है। राजा करे सो न्याय, ये कानून पुरातन युग का कानून है, जब आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत कानून हुआ करता था। जब असभ्य जनता होती थी, जब प्लेटो कहता है कि असभ्य और मूर्खों का शासन है जनतंत्र, क्या आज हम 6ठी शताब्दी और उससे भी पहले जा रहे हैं? हम 21वीं सदी के भारत 22वीं सदी में हम बढ़ रहे हैं। हम अपने को कैसे कह पाएंगे कि हम आधुनिक सबसे विकसित लोकतंत्र के उस देश में रहते हैं जो विश्व का सर्वाधिक तांत्रिक देश है? कैसे कह पाएंगे? इतना ही नहीं, राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति ये मानी जाती है कि ये किसी भी सत्तारूढ़ दल का लक्ष्य होता है, राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति। लेकिन राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति के बाद अगर स्वार्थ पूर्ति की जाए तो उसे हम सरकार कैसे कहेंगे? फिर वो राजतंत्र भी नहीं हुआ, फिर वो विकृत तानाशाही शासन व्यवस्था कहलाएगी। अब लोकतंत्र की कुछ और बातें कर लें। जब लोकतंत्र में जनता सत्ता या सरकार का चुनाव करती है तो उस स्थिति में जनता का मत उस एक शब्द है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि वो जैसे पानी में एक कंकड़ डाला जाए तो कंकड़ कैसे पानी की लहर में सब कुछ धूमिल कर देती है, वैसे ही सीधा सीधा कोई भी घटनाक्रम जनता की विचारधारा को प्रभावित कर देती है और जनता अंतिम क्षण में कब कैसे बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, वो मतदान के रूप में परिलक्षित होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जनता स्पष्ट मतदान नहीं करती, स्पष्ट बहुमत नहीं देती। किसको पूर्ण बहुमत मिले यह जरूरी नहीं है। उस स्थिति में मिश्रित शासन तंत्र की व्यवस्था, मिली जुली सरकारें, कोलिजन गवर्नमेंट का स्वरूप सामने आता है। आज हम कोलिजन गवर्नमेंट बनाने की जगह खरीद फरोख्त की बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे हम बहुत सारे दलों को अपने साथ ले आ लें। एक होता है विचारधारा के आधार पर समझा बुझाकर अपने पक्ष में लाना, दूसरा होता है जनता को धमका कर अपने प्रतिनिधियों को धमका कर अपने पक्ष में लाना, और तीसरा होता है उन्हें खरीद कर अपने पक्ष में लाना। समझा बुझाकर
पक्ष में लाकर मिलीजुली सरकार बनती है। धमका कर बनी हुई सरकार लंबे समय तक स्थिर नहीं हो पाती, क्योंकि जब भी मौका मिलता है, जिसे डर है, जैसे ही उसका डर कम पड़ा वो बगावत कर देता है, सरकार गिर जाती है। लेकिन आज प्रत्येक राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके सदस्यों को, उनके प्रतिनिधियों को दूसरे दल द्वारा खरीदा जा रहा है। यह राजनीतिक लोकतंत्र के लिए घातक कहा जा सकता है। यह राजनीतिक लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। अब एक और स्थिति है, और वो ये है, महत्वपूर्ण स्थिति है, सामाजिक समानता। अगर भारत में सामाजिक समानता की बात करें तो हम आज़ादी के पहले बहुत सारी छोटी छोटी जातियों में विभाजित थे, जिन्हें न चलने का अधिकार था, न खाने का अधिकार था, न उच्च वर्ग के साथ बैठने का अधिकार था। आज वो खत्म हो चुका है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन आज भी चुनाव जातिवाद के आधार पर लड़े जा रहे हैं। इसीलिए केंद्र को जातिगत आकलन, जातिगत जनसंख्या निर्धारण करने का अधिकार था। आज प्रांतों को भी जातिगत जनगणना करने का, जनता की संख्या का अंदाज करने का जो अधिकार मिलने वाला है, कहीं ये घातक ना हो जाए। क्योंकि हमारे देश में चुनाव व्यक्ति की योग्यता कसौटी नहीं है। राजनीतिक दल की विचारधारा जरूर कसौटी है, लेकिन इस सब के बाद अंतिम क्षणों में हम धर्म और जाति में बंट जाते हैं। हम हिंदुस्तान के हिंदू नहीं रह जाते। हिंदू माने भारतीय नहीं रह जाते। हम धर्मों में बंट जाते हैं। यह देश के एकता, अखंडता के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी चोट है। इससे बचना होगा। दूसरी बात, जातियों के आधार पर मतदान करना, इसे श्रेष्ठता और योग्यता नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है। अगर लोकसभा में बैठा हमारा प्रतिनिधि बोलने में, विचार अभिव्यक्ति में, चिंतन में और चिंतनशीलता में समुन्नत है, तो हमारे लिए अच्छी नीति बना सकता है। लेकिन अगर मेरी जाति का व्यक्ति मेरा प्रतिनिधि होकर बैठा है, तो जरूरी नहीं है कि वो मेरे लिए भी कानून बना सके, क्योंकि अगर उसका चिंतन और दृष्टिकोण कमजोर है तो हमारे लिए उपयोगी कैसे हो सकता है। क्योंकि सरकार का लक्ष्य ही है भारतीय संविधान को लागू करना, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय की अंतिम व्यक्ति तक की पहुंच, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अंतिम व्यक्ति तक की पहुंच जिसमें निर्धारित है, जिसमें अंत्योदय रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जिसमें अंत तक का व्यक्ति उसी तरह का अधिकार रहता है जिस तरह से श्रेष्ठ व्यक्ति जिस देश की व्यवस्था में वो उल्लेख हो, वहाँ पर जातियों के आधार पर न होकर संविधान के आधार पर कार्य हो, तभी देश लोकतांत्रिक रह पाएगा।
प्रत्येक चुनाव में ये आंकड़े तैयार किए जाते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस जाति का है, वहाँ वही कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाए। ये उचित नहीं कहा जा सकता। अब बात आती है आर्थिक लोकतंत्र की। आज इसे भी हम बड़े दुख के साथ कहेंगे कि देश के 56% संसाधनों का और उत्पादनों का 16% लोग उपभोग करते हैं। 84% लोग केवल और केवल 14% संसाधनों का उपभोग करते हैं। यह भी आंकड़ा मैं दैनिक जागरण से लेकर दे रही हूँ, जिसमें गरीबी, विषमता और निम्न आय वर्ग का पलड़ा भारी है। भारत में विकसित व्यक्ति जो 20% है वो प्रथम दुनिया का निवासी है और 20% दूसरी दुनिया का, 60% तीसरी चौथी दुनिया का निवासी है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति समुन्नत नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति अर्थ उत्पादन में और अर्थ उपभोग में समान नहीं होगा, तब तक देश विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। जिस देश में अभी भी रात में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भूखे सो जाते हो, वहाँ हम उसे विकसित देश की श्रेणी में टोटल इनकम पर कैपिटा इनकम के आधार पर ऊंचाई पे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी भी आमदनी बढ़ जाए, उनकी भी कार्य में भागीदारी बढ़ जाए, तो हम निश्चित तौर पर हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी अधिक होगी कि हम विकसित देश की श्रेणी में सबसे ऊंचाई पर खड़े हो सकते हैं। देश की इस अर्थव्यवस्था को बहुत बार चुनाव ने भी प्रभावित किया है। अगर देश की अर्थव्यवस्था खिसकती है तो चुनाव तुरंत सत्तारूढ़ दल के अगेंस्ट जाता है, विपरीत जाता है। और सरकार का चुनाव एक बार अगर व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो ये उसकी आकांक्षाओं का प्रदर्शन है। लेकिन अगर दोबारा वो जीतता है तो सरकार के कार्य का प्रदर्शन माना जाएगा कि सरकार कितना अच्छा कार्य कर रही है। इसलिए यह जरूरी है कि चुनाव में खर्च, चुनाव में प्रतिनिधित्व और चुनाव में लेकर जाने वाली घोषणाएं ये कार्य के आधार पर तय हो, न कि जाति के आधार पर। तब जाकर हम वास्तविक जनतंत्र को हासिल कर पाएंगे। इन सारी परंपराओं में कुछ चीजें जो वर्तमान में कही जा रही है, लोगों का कहना है कोरोना जैसी महामारी जिसमें कितने ऐसे लोगों ने अपने लोगों को खोया है, कुछ रिकॉर्ड में आए, कुछ गरीबी की उस अंतिम सीमा में जिन्हें कोई नहीं जान सका, बिस्तर पर बुखार हुआ, घर में ही दफन हो गए, कहीं फेंक उठे। उनके लोगों के मन में आक्रोश होगा और सरकार प्रभावित होगी। जनतंत्र के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी, चुनाव व्यवस्था इस तरह नहीं प्रभावित होती। लोग जानते हैं महामारी
सदी में एक बार अवश्य आती है और उस वक्त बता कर नहीं आती। कितने भी संसाधन हों वो कमजोर पड़ जाते हैं। लोग इसे समझते हैं, दर्द भी महसूस करते हैं अपनों के खोने का, लेकिन यह भी समझते हैं कि यह मजबूरी जानबूझ के नहीं, व्यवस्था के अंग के रूप में नहीं, यह प्राकृतिक है। यह जरूरी नहीं कि यह सरकार को प्रभावित करे, सरकारों को प्रभावित करे। शर्त यह है कि सरकार इस पर कितना अच्छा प्रदर्शन करती है। अगर वास्तविक लोकतांत्रिक सरकार है तो जन जन तक पहुंचने की कोशिश करती है और कोशिश करती है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जितना भी संभव हो, जो संसाधन है सब में समान रूप में बंटकर मिले। वर्तमान सरकार के संदर्भ में हम कह सकते हैं माननीय मोदी जी ने इस प्रयास को सार्थक करने की कोशिश की। बिना पहचान के, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक प्रांत को समान धन का आवंटन, समान सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई। उन लोगों ने प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश भी की। नुकसान बहुत हुआ, लेकिन भरपाई भी नहीं हो सकती थी, सहयोग भी बहुत हुआ। सरकार का प्रयास भी बहुत सराहनीय रहा। अब अंतिम रूप में बात करें तो देश की यह अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में बिगड़ी, यदि उसे सुधारने की कोशिश हो रही है तो निश्चित तौर पर सरकार सफल है और आने वाले समय में वो अपने को जनता के सम्मुख रखकर अपने लिए विकास की गति पर मत मांग सकती है। शिक्षा जो मूल बुनियाद है, आधार है, उसमें निप 2020 से शुरू हुई 21 में जो शिक्षा नीति स्वीकार हुई है, 20 में स्वीकार हुई, 21 में जो लागू होने की बात हो रही है, उस अंतिम व्यक्ति तक के विकास के लिए, उस अंतिम व्यक्ति तक के भोजन के लिए, उस अंतिम व्यक्ति तक के उन्नति के लिए इस शिक्षा नीति में बहुत कुछ डाला गया है। यह शिक्षा नीति निश्चित तौर पर हमें पुनः एक उम्मीद की किरण दिखाती है कि भले ही हमारा जनतंत्र कभी बिहार में लालटेन की रोशनी में डगमगाया होगा, कभी उत्तर प्रदेश की साइकिल पर चढ़कर गुंडों के घर तक पहुंचा होगा, लेकिन कभी ममता दीदी की बंगाली नीति बांग्लादेशियों के प्रति प्रेम के प्रति भरा होगा। लेकिन नई शिक्षा नीति एक उम्मीद की किरण देती है कि इससे जनता के विकास के वे सारे रास्ते खुलेंगे। शिक्षा व्यक्ति को समुन्नत विकास देगी, जहां वो एक श्रेष्ठ नागरिक बनेगा, जहां वो आर्थिक दृष्टि से अपनी परिवार का भरण पोषण कर सकेगा, जहां वो कौशल में नियुक्त निपुण हो करके देश के लिए उपयोगी साबित होगा, ना कि बोझ बनेगा। और जहां वो सरकार को चुनने के लिए अपने दिल और दिमाग का सही प्रयोग कर सकेगा। जनतंत्र की ये अंतिम कड़ी, अंतिम शर्त शिक्षा की अनिवार्यता और 2020 की यह शिक्षा नीति उसको पूरा करेगी।
ये सारे घाव जो भारत के दामन पर लग रहे हैं जनतंत्र के नाम पर धुल जाएंगे और पुनः हम कह सकेंगे विश्व का सर्वाधिक विस्तृत, सर्वाधिक मजबूत जनतांत्रिक देश भारत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।